हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी 100 टॉपिक हैं हमने सब कुछ कवर कर दिया है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में यूरोपियन कंपनी जो आई थी वो मैंने सब कुछ ले लिया है। जितने भी वॉर हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, वो सब के सब यहाँ पर ले लिए हैं। और जितने भी अपने गवर्नर जनरल थे वो सब उनके उसमें कार्यकाल में क्या क्या काम हुए थे वो सब मैंने यहाँ पे कवर करना है। और देखिए 1857 का विद्रोह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम में। मतलब ये है कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे संक्षिप्त में लेकर के सबको ही कवर करा देना है आप लोगों का, ठीक है। देखो, जैसे इससे पहले वीडियो हमने बायो की थी, है ना, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि हमने सारे जितने भी टॉपिक थे, रेस्पिरेशन हो गया, हमारा उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, ठीक है, ब्रेन वाला हो गया, तंत्रिका तंत्र, सारे टॉपिक हमने वहाँ पर कवर कर लिए थे जितने भी थे। और एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन ही, मतलब इतनी बायो आपको पता होनी चाहिए जितनी मैंने वहाँ पर कराई है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। देखो, जैसे अभी बीएसएफ के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है, इवन यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट या वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। और अगर फैक्ट भी डालने होते हैं ना तो वो इस तरह के फैक्ट डालते हैं। जैसे कि यही है फ्रांसीसी की जो है 1658 में कंपनी का आगमन, 68 में कंपनी का आगमन हुआ था। तो क्या करेंगे कि वो इसको ना स्टेटमेंट में डाल देंगे बना के, या फिर इनको ऐसे मैचिंग में दे देंगे। क्वेश्चन पैटर्न बनाने के बहुत सारे होते हैं कि वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हमको तो यहाँ से अपना सारा कवर कर ही लेना है। आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती है, हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे, हमारी वीडियोस को लाइक वगैरह किया करें। आपकी जो भी क्वेरीज हुआ करे तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लिया करें, ठीक है। चलिए खैर, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं पहले यूरोपीय व्यापारियों का यानी कि कंपनियों का आगमन क्रम कैसे कैसे है। देखो, पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, फिर उसके बाद डच, हॉलैंड से थे जो ये आते हैं 1605 ईस्वी में। ब्रिटिश अंग्रेज जो कि इंग्लैंड वाले थे 1608 में आते हैं। डेनिश डेनमार्क 1620 में आते हैं। फ्रांसीसी फ्रांस वाले 1668 में आते हैं। स्वीडिश भी आती है लेकिन इनका कोई डेट ऐसे कंफर्म नहीं दे रखा है, ठीक है। और देखो, पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत में आई थी तथा सबसे अंत में गई थी 1961 में, ठीक है, ये याद रखना। पोर्तुगीज सबसे पहले ही आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, 1961 में जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी स्थापना क्रम देखें तो देखो, पुर्तगीज जो कंपनी थी उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो दी इंडिया। पुर्तगाल की थी, वो 1498 में बनी थी और उनकी पहली फैक्ट्री थी कोचीन में, जो कि 1503 में बनी थी कोच्चि में, भारत के अंदर, ठीक है। और दूसरा अपना ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। इसका नाम ये है, वैसे इसका नाम नहीं पूछते ज़्यादातर एग्जाम में, और अगर पूछेंगे भी तो आपको ये पता चल जाएगा। इंग्लैंड ब्रिटेन की थी, ये 1600 में बनी थी और इनकी पहली फैक्ट्री थी सूरत की 1613 में, ठीक है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वेरिनिग्डे ओस्टे इंडीशे कंपनी। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड में है, जो कि 1602 में जो है ये कंपनी बनती है और 1620 में भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो डेनमार्क की थी, 1616 में बनती है। और ट्रैंकुवार यानी कि त्रावणकोर, इनका 1620 में ही फैक्ट्री बनती है इनकी भी इंडिया के अंदर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की थी, 1664 में बनती है, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं 1668 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनती है, चीन में अपना केंद्र बनाया था स्वीडिश वालों ने, ठीक है, उनका इधर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। चलिए जी, पुर्तगालियों को देख लेते हैं एक बार हम। पुर्तगाली के बारे में क्या क्या दिखा रखा है। प्रथम पुर्तगाली जो थे, जो भारत में आए थे, वो थे वास्को डिगामा, जो कि 1498 में आते हैं। अब्दुल मजीद थे उनके प्रदर्शक था, उनकी सहायता से वो आए थे। और जमोरिन राजा था, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे वो, जमोरिन राजा था वहाँ पर उस टाइम पे, ठीक है, ये याद रखना। 1505 में फ्रांसिस्को डी एल्मेडो आता है भारत में, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था ये। 1510 में अल्बुकुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। और ये ना PYQ में आता है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है कि गोवा जो है वो यूसुफ आदिल शाह से किसने छीना था, ठीक है, अल्बुकुर्क ने छीना था। फ्रांसीसी के बारे में क्या दे रखा है, देखिए, जैसे 1664 में अपनी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट प्रयासों में
से फ्रांस के सम्राट लुई 14 उनके शासनकाल में हुई थी। लुई 14 याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन थे उस टाइम पे सम्राट। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी डेस इंडी से ओरिएंटलिस्ट नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? फ्रैंको मार्टिन थे। ये याद रखना, फ्रैंको मार्टिन फ्रांसीसी के फर्स्ट गवर्नर थे। 1673 में ये जो फ्रैंको मार्टिन थे, ये वैलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी जो जगह है वो लेते हैं, पट्टे पर लेते हैं। फिर वहाँ पर वो बाद में पौंडुचेरी शहर का निर्माण होता है, उसी को आगे चल के वहाँ पर वो अच्छा खासा डेवलपमेंट कर देते हैं। वांडीवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। अच्छा, ये वांडीवाश का युद्ध याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1760 में हुआ था और जनरल आयरकुट हुआ था। ठीक, जनरल आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। ये जो थे आयरकुट, ये अंग्रेज थे। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गए थे। जितने भी कर्नाटिक वॉर है वो फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के मध्य लड़े गए थे। ये याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, जो कि लैंड के थ्रू आया था, समुद्र से नहीं आया था। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूर्व से व्यापार हेतु 15 सालों के लिए, ठीक है, 15 सालों के लिए व्यापारिक अधिकार दे देती है। और 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है। देखो, 1600 में ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, ये सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए दिया था इन्होंने। फिर अपने जेम्स प्रथम आते हैं, उन्होंने इसको अनलिमिटेड कर दिया था 1609 में। ये याद रखना आप लोग। ठीक है। 1608 में क्या होता है? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आते हैं अकबर के नाम का पत्र लेकर, लेकिन वो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। अच्छा, उनकी जो यात्रा है कैप्टन हॉकिंस की, उस टाइम पर अकबर थे, उनकी यात्रा तभी शुरू हो गई थी, लेकिन वो यहाँ तक आए जब तक भारत में, तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तब तक, तो जहांगीर उस टाइम पर गद्दी पर थे। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आते हैं। और देखो, ये इस तरह से इनका जो ट्रैवलर थे, इनका क्रम पूछते हैं कि कौन पहले आता है। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में आया हुआ है कि ये PYQ में आया है, PCS के, कि ये कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे और ये फारसी और एक लैंग्वेज और दे रखी थी कि उसके बहुत अच्छे ज़्यादा ज्ञानी थे। तो ये बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे ज्ञानी थे, फारसी और तुर्की के। ठीक है, शायद तुर्की ही थी जहाँ तक मुझे लगता है। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। ठीक है, जिसमें जो दहेज के रूप में उनको मुंबई मिल जाता है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से मुंबई प्राप्त कर ली थी। कितने? 10 पाउंड प्रति वर्ष। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अभी देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए इसको। युद्ध तिथि कब है? 23 जून 1757। ये याद रखना डेट, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली डेट। ठीक है, 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच होता है? बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो होता है सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। ठीक है। परिणाम क्या थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। इसमें विशेष क्या है? इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर भी 3 स्टार लगा ले। और ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में हुआ था। सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अच्छा देखो, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और ये अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। ठीक है, ये याद रखना, बक्सर वाले में अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। बक्सर वाले में परिणाम निकले, अंग्रेज विजयी हुए थे। विशेष क्या था अंग्रेजों की भारत में? वास्तविक सत्ता। अगर देखो वो पूछे कि नींव कब पड़ी, तो प्लासी के युद्ध में पड़ जाती है, लेकिन अगर वास्तविक सत्ता कब स्थापित हुई अंग्रेजों की भारत में, तो वो होती है बक्सर के युद्ध में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये धोखे से जीत जाते हैं। फिर होती है इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद, और इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय से होती है।
12 अगस्त 1765 में, और जो दूसरी संधि होती है वो शुजा-उद-दौला यानी कि अवध के नवाब से होती है। ये थे अपने अवध के नवाब, ठीक है। वो कब होती है? 16 अगस्त 1765 में। और ये संधि की डेट पूछते हैं, इन संधि की डेट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं कर्नाटक युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में तो रिपीट होते ही रहते हैं, इवन एसएससी और वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हर तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला आपका कर्नाटक युद्ध जो है वो होता है 1746 से 48 ईस्वी में, और इसका कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। संधि कौन सी हुई थी? एक्सला शैपले की संधि हुई थी 1748 में, और परिणाम क्या था? एनिर्णीत था। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा खास नहीं हुआ कि चलो हाँ ठीक है हो गया। दूसरा युद्ध होता है 1749 से 54 ईस्वी में, और कारण था इसका कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि हुई थी इसमें पौंडुचेरी की संधि 1755 में। परिणाम था इसमें कि अंग्रेजों की जो मजबूत स्थिति थी, मतलब अंग्रेज और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, ठीक है। तृतीय वाले में क्या होता है? 1758 से 63 में सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था इसका, और पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में। फ्रांस की पराजय होती है, ठीक है। देखो, फ्रांस की पराजय होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना कि संधि जो है कौन से वॉर में हुई थी, ये आप लोग याद रखना कि प्रथम में एक्सले शैपले की हुई थी, दूसरे में पौंडुचेरी की, तीसरे में पेरिस की, ठीक है। इस तरह याद रखना आप लोग, ठीक। अब देख लेते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी युद्ध हुए थे स्टार्टिंग वाले 1857 से पहले, जो ये हमारी कंपनी के साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769 ईस्वी में होता है। हैदर अली जो मतलब शासक है जिनके बीच में होता है हैदर अली, और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरेल्स्ट, ठीक है। संधि कौन सी होती है? मद्रास की संधि होती है 1769 में। फिर होता है दूसरा एंग्लो मैसूर का युद्ध हैदर अली के बीच में और वैरन हास्टिंग के बीच में। यहाँ पर मैंगलोर की संधि होती है, लेकिन हैदर अली जो है मर जाते हैं। 1784 की बात ये चल रही है। फिर टीपू सुल्तान आता है, हैदर अली का बेटा, और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध करता है। फिर वो 1790 से 92 में, ठीक। और ये होता है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। और चतुर्थ एंग्लो मैसूर वाद 1799 में होता है, टीपू सुल्तान के बीच में और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। मैसूर की गद्दी पर ओडियार वंश का बालक कृष्णराज को बैठा देते हैं, टीपू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना कि वो जो है ओडियार वंश का जो बालक है उसका नाम है कृष्णराज, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और देखो ये 4 हुए थे, और जो कर्नाटक युद्ध थे वो 3 थे, ठीक। फिर आते हैं एंग्लो मराठा युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध होता है 1755 से 1782 में, और 1782 में फिर संधि सालबाई की होती है। इसमें परिणाम क्या होते हैं कि अंग्रेजों को तो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिल जाते हैं, राव नारायण पेशवा बन जाता है, और रघोबा को पेंशन दी गई थी, ठीक है। दूसरे में एंग्लो मराठा युद्ध में 1803 से 1806 में होता है, और इसमें संधि 3 तरह की होती है। देखो, देवगांव की संधि होती है 17 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों और भोसलों के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 30 दिसंबर 1803 में, लेकिन अंग्रेजों और सिंधियों के बीच में। राजपुर घाट की संधि होती है 25 दिसंबर 1805 में, लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बर्लो द्वारा होलकरों से संधि होती है, ठीक है। तो इसमें भोसले, सिंधिया और होलकर के साथ में संधि होती है दूसरे वाले में। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध क्या होता है? 1817 से 1858 में आता है। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि होती है। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया, पेशवा पद समाप्त कर दिया गया, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, ठीक है। और एंग्लो सिख युद्ध क्या दे रखे हैं? देखो, युद्ध वर्ष गया, सिख शासक, गवर्नर जनरल, संधि और परिणाम, ठीक। पहला कब हुआ था? 1845 से 46 में होता है, और इसके जो सिख शासक थे वो कौन थे? दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह। ये याद रखना आप लोग क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेज गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड हार्डिंग होता है। और संधि होती है लाहौर की संधि। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी थी पहले वाले में ही, ठीक है। और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। दिलीप सिंह होते हैं तभी भी, लॉर्ड डलहौजी होते हैं तब। अमृतसर की संधि होती है, दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया था। ये याद रखना कि कोहिनूर हीरा कौन से युद्ध में लिया गया था? तो वो दूसरे में लिया गया था। सिखों के सिर्फ 2 ही होते हैं, मराठों के 3 होते हैं, मैसूर वालों के 4 युद्ध होते हैं, कर्नाटक के भी 3 होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं गवर्नर जनरल वायसरॉय जितने भी हैं उनके कार्यकाल में जो जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं उन्होंने किए हैं, ठीक।
वैरन हास्टिंग अपने कब आते हैं? 1773 से 1785 में आते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये, याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। और रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 वाला। जो रिंग फेंस नीति थी, घेरे की नीति, वो इन्होंने ही स्टार्ट की थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इन्हीं के टाइम पर हुई थी। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो होता है, ये अभी जो हमने कराया है यहाँ पे देखो, मराठा वाला है वो, सॉरी ये वाला प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध ये वाला होता है, ये इन्हीं के टाइम पर होता है। एक सेकेंड, हाँ, वैरन हास्टिंग के टाइम पर होता है। 1775 से 82 वाला द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, 1780 से 84 वाला, और सालबाई की संधि। ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है इनको, वैरन हास्टिंग को। ये इम्पोर्टेंट है, न्यायिक सेवा का जनक किनको माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर सर्वोच्च न्यायालय बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं फिर 1786 से 1793 में। और तीसरा अपना मैसूर युद्ध होता है 1792 से 92 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू सुल्तान आ जाते हैं उस टाइम पे, है ना। और स्थायी बंदोबस्त किससे रिलेटेड है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लेकिन घेरे की नीति किससे रिलेटेड है? वैरन हास्टिंग से। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर उसकी कब्र स्थित है। अच्छा देखो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। लेकिन न्यायिक का किसको माना जाता है? वैरन हास्टिंग को। ठीक है। वेलेस्ली देख लेते हैं, ये है 1798 से 1805 में आते हैं। और सहायक संधि की शुरुआत इन्होंने ही की थी, हैदराबाद में 1798 में होती है। और 1798 से 1800 के बीच में। मैसूर में 1799 में होती है। तांजोर में जो है 1799 में होती है। अवध में 1801 में। और पेशवा 1802 ईस्वी। भोसले जो है 1803 ईस्वी में करती है। सिंधिया 1804 में करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी डेट याद रखना आप लोग, क्योंकि इनकी डेट ऐसे क्रम में लगाने को पूछ लेते हैं वो। ठीक है। जो हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था 1799 ईस्वी में, और बसीन की संधि होती है यहाँ पे 1802 में। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया जाता है इन्हीं के टाइम पे, वेलेस्ली के टाइम पे। हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, 1813 से 1823 तक होता है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी के बाद हस्तक्षेप की नीति, ये किसने चालू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीवाईक्यू में आया है कि पेशवा पद की समाप्ति किसके कार्यकाल में हुई थी? हेस्टिंग के। एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 में होता है, हेस्टिंग के टाइम पे ही। और बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था 1820 में। ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, किसके टाइम पर हुई थी। ठीक। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्य प्रांतों में मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, तो 1828 से 1835 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल से जाकर फिर ये भारत पर शिफ्ट हो गया था, इंडिया पर। ठीक है। और इनके कार्यकाल में 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है। 1833 के ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। दो काम होते हैं, अच्छी सती प्रथा समाप्त होती है और ठगी प्रथा। ठीक है। एलन ब्रो आते हैं 1842 से 44 में, और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त होता है। और सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा किया जाता है। अच्छा, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था ये पूछा जाता है, एलन ब्रो ने किया था। डलहौजी के टाइम पे क्या होता है, 1848 से 56 में आते हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हमारा जो है 1857 का युद्ध भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 में हुआ था, इन्हीं के टाइम पे। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को इन्होंने ही भेजा था, डलहौजी ने ही। ठीक है। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय व्यवगत सिद्धांत डलहौजी का था, ये याद रखना। सतारा 1848 में, जैतपुर संबल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में,
अवध 1856 में कुशासन का आरोप, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर अच्छी तरीके से शासन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और इनको याद रखना क्योंकि इनके भी कर्म पूछे जाते हैं। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को ही मानते हैं। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की थी। पर रेल का परिचालन 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी, ठीक है। पहली बॉम्बे से ठाणे और दूसरी जो है वो चलती है अपनी कलकत्ता और रानीगंज में। भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। कैनिंग के बारे में देख लेते हैं। ओके, अब ये याद रखना कि ये ना भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम वायसरॉय थे, ठीक है। फिर वायसरॉय का पद स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के टाइम पर हुआ। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और कंपनी के शासन का अंत हो गया था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड मेयो आते हैं, 1869 से 72 ईस्वी तक रहे थे वो। और 71 में क्या करते हैं, 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। और 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाती है। और भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होकर आ ही जाता है। लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 में आते हैं। और 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति होती है। याद रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम अकाल आयोग किसके टाइम पर बनता है, लिटन के टाइम पे बनता है, स्ट्रेची आयोग जो है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित होता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था, ठीक है। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था। वैधानिक जनपद सेवा का गठन और 1878 ईस्वी में ही किया गया था। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है। फिर आते हैं अपने रिपन। ये नियमित जनगणना स्टार्ट कर देते हैं 1881 से, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किया था 1882 में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये भी QIQ में आया हुआ है। जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में शिक्षा आयोग बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा आयोग कब बना था, किसकी अध्यक्षता में बना था, हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में बनता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। 2 फरवरी 1883 में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल पर विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इल्बर्ट बिल किसके टाइम पर हुआ था, रिपन के टाइम पर हुआ था। डफरिन जी आते हैं, ये आते हैं 1884 से 86 के टाइम पे। तो अपनी कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, जो कि ह्यूम थे उस टाइम पर, ठीक है। 1887 में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये वाला पॉइंट भी याद रखना क्योंकि ये यूपी से रिलेट कर जाता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग देख लेते हैं। 1900 में अकाल आयोग बनता है, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे इसके अध्यक्ष। 1901 में सिंचाई आयोग बनता है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ थे। 1901 ईस्वी में ही रेलवे आयोग बनता है, टॉमस रॉबर्टसन। 1902 में पुलिस आयोग बनता है, एंड्रयूज फ्रेजर थे अध्यक्ष थे। और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनता है, सर थॉमस रेले थे, ठीक है। फिर 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। ये डेट से याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है बंगाल विभाजन वाली। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं, ठीक। 1905 से 1910 में 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। और मॉडल मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों को पृथक के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी, जो कि अपना काउंसिल एक्ट आता है ना 1909, हाँ उसमें दिए गए थे ये पृथक निर्वाचन मताधिकार वाला सीन, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं 1910 से 1916 में। और दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में। 1912 में फिर दिल्ली भारत की राजधानी बनी।
और 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका गया था और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये याद रखना, बाल मुकुंद वाला इम्पोर्टेंट है, और ये डेट याद रखना 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, बम फेंका गया था यहाँ पर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 21 तक। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मोंटेगो चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। रीडिंग आते हैं 1921 से 26 में, एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय था, ये याद रखना। और 1922 में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1 अक्टूबर 1946 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 31 में आते हैं। देसी रियासतों के संबंध में 1927 में हर्टोग बटलर समिति का नियुक्ति हुई थी, याद रखना। हर्टोग बटलर समिति 1927 में बनती है इरविन के टाइम पे, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये इनको कलम में लगाने को भी आ जाते हैं, ठीक। लिलिंथ हुआ आते हैं लॉर्ड लिलिंथ को 1936 से 1944 में। और पहला प्रांतीय आम चुनाव जो था 1936 से 37 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में से 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत थे, 2 प्रांतों में जो था गठबंधन की सरकार बनी थी। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने इसके निर्णय में पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है, इसी को कहा था क्रिप्स मिशन को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई और जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, ये डेट याद रखना, ठीक है। लॉर्ड वेवेल जो है वो आते हैं 1944 से 47 तक। शिक्षा सुधार हेतु सर्जेंट आयोग बनता है 1944 में। वेवेल योजना 1945 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम जून 1948 तक भारत जो है आप लोगों को सौंप देंगे। और ये इस तरह से याद रखना क्योंकि ये क्रम में पूछे गए हैं। सर्जेंट आयोग 1944 में बना, वेवेल योजना 1945 में आई, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, ठीक, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा थी, ये डेट याद रखना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए थे। सी राजागोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना आप लोग क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। देखो ये भू राजस्व व्यवस्था है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जाता है कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था अंग्रेजों की वजह से। तो स्थायी बंदोबस्त आता है, ज़मींदारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आता है। और ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था, ये हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक वाले रीजन में। अच्छा, इसमें याद रखना आप लोग, ये रीज़न याद रखना, ये भी याद रखना क्योंकि ये रीज़न पूछ लेते कि ये कहाँ कहाँ नहीं था। और इसमें क्या था कि ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग, ठीक है, वो ब्रिटिश के पास होगा। भूमि अधिकृत जमींदार को और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होगी, ठीक है, तो ये बात थी उसमें। और रैयतवाड़ी होती है 1820 में होती है थॉमस मुनरो के टाइम पे। बॉम्बे, मद्रास, असम में होती है ये। और ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग मिलेगा। और जो है भूमि का मालिक किसान होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना महालवाड़ी, 1822 में होती है। और होल्ट मैकेंजी के टाइम पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में। देखो उत्तर प्रदेश में जो है ज़मींदारी स्थायी बंदोबस्त वाली भी थी और महालवाड़ी भी थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का 30% रखा गया था और भूमि पर गाँव का अधिकार रखा गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी, ठीक है, ये याद रखना। ब्रिटिश कालीन समितियां देख लेते हैं सारी यहाँ से क्योंकि ये सारी ही किसी न किसी एग्जाम में आई है। इनाम आयोग कब आया था? 1852 में आया था। अध्यक्ष इनाम थे और लॉर्ड्स वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। उद्देश्य था भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो आता है अपना 1854 में। और इसके सर चार्ल्स वुड थे, डलहौजी वायसराय थे, अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था। स्ट्रेची आयोग
1878 में आता है। रिचर्ड स्ट्रेचिस के अध्यक्ष थे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे आता है। मैंने बताया था आपको जब लिटन के बारे में पढ़ रहे थे, अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। हंटर आयोग बनता है 1882 में। विलियम हंटर के अध्यक्ष थे। लॉर्ड रिपन के टाइम पे शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु। हर्सेल समिति आती है 1893 में। हर्सेल अध्यक्ष थे। लॉर्ड लैंसडाउन वायसरॉय थे। टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु। ठीक है, याद रखना है टकसाल से रिलेटेड थी। मैकडोनल आयोग कब बनता है अपना? ये बनता है 1900 में, और सर एंटोनी मैकडोनल इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए। मानक्रीक आयोग 1901 में बनता है। सर वॉल्विन स्कॉट मानक्रीक के अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सिंचाई के लिए था ये भी। ठीक है, बाकी अभी हम आगे का देख लेते हैं। हाँ जी, फ्रेजर आयोग ये बनता है आपका 1902 में, और सर डब्ल्यू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के टाइम पे बनता है। पुलिस प्रशासन से रिलेटेड था ये। ठीक है, सैडलर आयोग माइकल सैडरल के टाइम पे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली 1917 में सैडलर आयोग बनता है। ठीक है, ये इसी का डेट दे रखी है इधर। बटलर समिति 1927 में बनती है। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन वायसरॉय थे। ब्रिटिश प्रमुसत्ता और देसी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने के संबंधित था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देख लेते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएंगी, तो मैं इसको 2 पार्ट में करा दूंगी, 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, प्रतिपादक थे इसके दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक लेख द्वारा 1867 में इन्होंने दिखाया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में जो ये पुस्तक जारी हुई थी। अच्छा, आप जो है ये इनकी डेट भी याद रखना है, ये वाली। ठीक, ये वाली डेट याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है कि कब कब इनकी प्रकाशित हुई थी या कब कब ये लेख आए थे। अन्य विचारक थे जो, वो थे अन्य विचारक रमेश चंद्र दत्त थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक द्वारा बताया था इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, देखो उसके बाद जो चल जाता है अपना 1857 का विद्रोह चल जाता है। फिर कल से हम ये देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना। जितने भी टॉपिक थे 1857 से पहले, मैंने यहाँ से छोटी छोटी सारी चीज़ें ही कवर करती है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कुछ सजेशन हो, कुछ क्वेरीज हो आपकी। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर किया कीजिए, बाकी शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।